वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बेस लेवल ऑफ इरोशन। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक रिवर जमीन को कितना गहरा काट सकती है? क्या उसकी पावर की, उसकी इरोजन की कोई लिमिट है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप बीच पर हैं और रेत में एक गड्ढा खोद रहे हैं। कितना गहरा जा सकते हैं? आप बस तब तक खोद सकते हैं जब तक आपको पानी न मिल जाए, राइट? उसके बाद और नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह हर रिवर की भी एक अल्टीमेट लिमिट होती है, एक अल्टीमेट फ्लोर होता है जिसके नीचे वो इरोजन नहीं कर सकती। और इसी लिमिट को जियोमॉर्फोलॉजी में हम एक खास नाम से जानते हैं, और वो नाम है बेस लेवल ऑफ इरोजन। देखिए, डेफिनेशन बिल्कुल साफ है। द लोएस्ट लेवल टू विच अ रिवर कैन एरोड इट्स वैली। ये वर्टिकल इरोजन की, यानी रिवर वैली को गहरा करने के प्रोसेस की अल्टीमेट लिमिट है। इस लेवल के नीचे रिवर अपनी घाटी को नहीं काट सकती। और यह ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट जेडब्ल्यू पावेल ने 1875 में दिया था। तो आप बेस लेवल को एक तरह से रिवर के लिए फिनिशिंग लाइन मान सकते हैं, जहां उसकी नीचे की तरफ काटने का काम खत्म हो जाता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि हर रिवर के लिए बस एक ही फिनिशिंग लाइन है। सच तो यह है कि अपने पूरे सफर के दौरान एक रिवर को अलग अलग तरह के बेस लेवल्स का सामना करना पड़ता है। कुछ परमानेंट होते हैं तो कुछ टेम्पररी। चलिए इन तीन अलग अलग टाइप्स ऑफ बेस लेवल्स को समझते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रैंड बेस लेवल, जिसे अल्टीमेट बेस लेवल भी कहते हैं। ये वो फाइनल लिमिट है जिसे पाने की कोशिश हर बड़ी रिवर करती है। और इस ग्रैंड बेस लेवल को कंट्रोल कौन करता है? द सी लेवल। क्योंकि ज्यादातर बड़ी नदियां आखिर में समुद्र में ही मिलती हैं, तो समुद्र का लेवल ही उनकी एरोजनल पावर का फाइनल कंट्रोलर बन जाता है। अब यह समझना जरूरी है कि यह ग्रैंड बेस लेवल कोई फिजिकल लाइन नहीं है जिसे आप देख सकते हैं। यह एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इसको एक स्मूथ कॉन्केव कर्व की तरह इमेजिन किया जाता है, जो रिवर के मुहाने से, यानी समुद्र से धीरे धीरे उसके सोर्स तक ऊपर उठता है। यही कर्व पूरे ड्रेनेज बेसिन के लिए, यानी उस रिवर और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज के लिए इरोजन का एब्सोल्यूट लोएस्ट पॉइंट डिफाइन करता है। जब तक रिवर इस इमेजिनरी कर्व से ऊपर है, उसके पास इरोजन के लिए पोटेंशियल एनर्जी है। जिस पल वो इस लेवल को अचीव कर लेती है, उसका वर्टिकल इरोजन का काम पूरा हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे टाइप पर, टेम्पररी बेस लेवल। देखिए, ग्रैंड बेस लेवल तो फाइनल डेस्टिनेशन है, लेकिन रास्ते में रिवर को कई टेम्पररी रोड ब्लॉक्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिवर एक बड़ी सी झील में गिरती है, या रास्ते में कोई बहुत ही कठोर रेजिस्टेंट चट्टान आ जाती है, ऐसे केसेस में उस झील का सरफेस लेवल या उस कठोर चट्टान का ऊपरी हिस्सा उस जगह पर रिवर के लिए एक टेम्पररी बेस लेवल बन जाता है। रिवर वहां पर अपना वर्टिकल इरोजन थोड़ी देर के लिए रोक देती है या धीमा कर देती है। यह टेम्पररी इसलिए है क्योंकि हजारों सालों में रिवर या तो झील को सेडिमेंट से भर देगी या उस कठोर चट्टान को काट देगी और फिर से ग्रैंड बेस लेवल की तरफ अपना सफर शुरू कर देगी। और तीसरा टाइप है लोकल बेस लेवल। यह कॉन्सेप्ट ट्रिब्यूटरीज पर, यानी सहायक नदियों पर अप्लाई होता है। सोचकर देखिए, एक छोटी ट्रिब्यूटरी रिवर कहां जाके मिलती है? एक बड़ी मेन रिवर में। तो उस ट्रिब्यूटरी के लिए उसकी फिनिशिंग लाइन समुद्र नहीं है, बल्कि वो पॉइंट है जहां वो मेन रिवर से मिलती है। संगम पर मेन रिवर का जो लेवल है, वही उस ट्रिब्यूटरी के लिए बेस लेवल बन जाता है। इसीलिए इसे लोकल बेस लेवल कहते हैं। वो ट्रिब्यूटरी अपनी वैली को सिर्फ मेन रिवर के लेवल तक ही गहरा कर सकती है, उससे नीचे नहीं। अब तक हमने बेस लेवल को एक फिक्स्ड फिनिशिंग लाइन की तरह समझा है, लेकिन अब इस टॉपिक का सबसे सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट शुरू होता है। बेस लेवल स्टैटिक नहीं होता, वो फिक्स नहीं है, वो बदलता रहता है। और जब बेस लेवल ऊपर या नीचे होता है, तो इसका रिवर के बिहेवियर पर और उसके बनाए लैंडफॉर्म्स पर जबरदस्त असर पड़ता है। तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। बेस लेवल में चेंज दो तरह से हो सकता है। पहला है पॉजिटिव चेंज। इसका मतलब है कि बेस लेवल ऊपर उठ जाता है, जैसे कि समुद्र का लेवल बढ़ जाना। जब सी लेवल ऊपर जाता है तो जमीन पानी के नीचे डूबती हुई दिखती है। इस प्रोसेस को सबमर्जेंस कहते हैं। दूसरा है नेगेटिव चेंज। इसका मतलब है बेस लेवल नीचे जाता है। फॉर इंस्टेंस, सी लेवल का गिरना। जब सी लेवल नीचे जाता है तो वो जमीन जो पहले पानी के नीचे थी, वो बाहर आ जाती है। इसे इमर्जेंस कहते हैं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है, पॉजिटिव मतलब राइज और नेगेटिव मतलब लोअरिंग। इस बात को हमेशा याद रखिएगा।
तो सवाल ये उठता है कि ये चेंजेस आखिर होते क्यों हैं? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, टेक्टोनिक फैक्टर्स, यानी अर्थ की प्लेट्स की मूवमेंट। अगर कोस्टल लैंड नीचे धंस जाए, जिसे सबसिडेंस कहते हैं, तो उसके सापेक्ष में सी लेवल बढ़ता हुआ दिखेगा। ये एक पॉजिटिव चेंज है। और अगर कोस्टल लैंड ऊपर उड़ जाए, यानी इमर्जेंस, तो सी लेवल गिरता हुआ दिखेगा। ये एक नेगेटिव चेंज है। दूसरा बड़ा कारण है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। आइस एजेस के दौरान दुनिया का बहुत सारा पानी ग्लेशियर्स में जम जाता है, जिससे सी लेवल गिर जाता है। ये एक नेगेटिव चेंज है। और जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं, यानी डीग्लासिएशन होता है, तो वो पानी समुद्र में वापस आ जाता है और सी लेवल बढ़ जाता है। ये एक पॉजिटिव चेंज है। चलिए अब इन दोनों चेंजेस के इंपैक्ट को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव चेंज की, जब बेस लेवल ऊपर उठता है। जरा सोचिए, अगर फिनिशिंग लाइन ही ऊपर चली जाए तो रिवर का क्या होगा? उसकी पावर, उसकी एनर्जी जाहिर कम हो जाएगी। इससे एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। आइए इसको तोड़कर देखते हैं। स्टेप 1, सी लेवल बढ़ जाता है। स्टेप 2, इससे रिवर की स्लोप यानी उसका चैनल ग्रेडियंट कम हो जाता है, ढलान कम हो गई। स्टेप 3, ढलान कम होने से पानी का बहाव धीमा हो जाता है और रिवर की एनर्जी और उसकी सेडिमेंट ढोने की क्षमता यानी उसकी ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। स्टेप 4, अब रिवर अपने साथ लाए हुए लोड को आगे नहीं ले जा पाती, तो वो उसे जमा करना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस को डिपोजिशन या एग्रेडेशन कहते हैं। मतलब इरोजन की जगह अब डिपोजिशन हावी हो जाता है। स्टेप 5, इसका नतीजा यह होता है कि रिवर का साइकिल ऑफ इरोजन छोटा हो जाता है। वो ओल्ड स्टेज के फीचर्स दिखाने लगती है, भले ही वो पहले यूथ स्टेज में थी। और डेपोजिशन के इस प्रोसेस से कुछ बहुत ही खास लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे कि जब समुद्र का पानी रिवर वैली में घुस जाता है, तो रिया कोस्ट्स और एस्चुरीज बनते हैं। इन्हें ड्राउन रिवर वैलीज भी कहा जाता है। डेपोजिशन बढ़ने से चौड़ी चौड़ी फ्लड प्लेन्स बनती हैं, क्योंकि रिवर आसपास के इलाकों में अलूवियम जमा करती है। कई बार तो रिवर का मुहाना पूरी तरह से सेडिमेंट से भर जाता है, जिससे बरीड वैलीज बनती हैं। और अगर कोस्टल लैंड पर समुद्र का पानी चढ़ जाए, तो ऊंचे हिस्से सी आइलैंड्स की तरह दिखने लगते हैं। अब इसके बिल्कुल उल्टे सिनेरियो को देखते हैं। क्या होता है जब बेस लेवल गिरता है, यानी एक नेगेटिव चेंज होता है? ये रिवर के लिए एक नए जीवन जैसा है, एक फ्रेश बर्स्ट ऑफ एनर्जी। रिवर को एक नया जीवन दान मिल जाता है। इस प्रोसेस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है, रीजुविनेशन। रीजुविनेशन का मतलब है फिर से जवान हो जाना। जब बेस लेवल नीचे जाता है, रिवर को अपनी घाटी को गहरा करने का एक नया मौका मिलता है, टू रिज्यूम द वर्क ऑफ वैली डीपनिंग। उसे एक न्यू लीज ऑन लाइफ मिल जाती है। यहां भी एक चेन रिएक्शन है, लेकिन बिल्कुल उल्टी दिशा में। स्टेप 1, सी लेवल नीचे जाता है। स्टेप 2, इससे रिवर की ढलान यानी चैनल ग्रेडियंट बढ़ जाती है। स्टेप 3, एक ज्यादा ढलान रिवर की एनर्जी और स्पीड को बढ़ा देती है, जिससे उसकी काटने की शक्ति यानी वर्टिकल इरोजन तेज हो जाती है। स्टेप 4, रिवर फिर से अपनी घाटी को तेजी से गहरा करना शुरू कर देती है। एक्टिव वैली डीपनिंग फिर से शुरू हो जाता है। स्टेप 5, नतीजा, रिवर का इरोजन साइकिल लंबा हो जाता है। वो मैच्योर या ओल्ड स्टेज से वापस यूथ स्टेज में ढकेल दी जाती है। रिजुविनेशन से बहुत ही ड्रामेटिक और अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे कि पेड टेरेसेस। इमेजिन कीजिए, एक रिवर ने पहले एक चौड़ा फ्लड प्लेन बनाया था, फिर रिजुविनेशन हुआ और रिवर ने उस पुराने फ्लड प्लेन के बीचों बीच एक नई और गहरी घाटी काट दी। तो उस पुराने फ्लड प्लेन के बचे हुए हिस्से अब दोनों तरफ सीढ़ियों जैसे टेरेसेस की तरह दिखते हैं। जहां नई और पुरानी वैली प्रोफाइल मिलती हैं, वहां ढलान में एक अचानक बदलाव आता है। इसे निक पॉइंट कहते हैं और अक्सर यहां पर वाटरफॉल्स बन जाते हैं। अगर रिवर पहले से मियांडर कर रही थी, रिजुविनेशन के बाद वो उन्हीं मियांडर्स को जमीन में गहरा काट देगी, जिससे इंसाइज्ड मियांडर्स बनेंगे। और इस पूरे प्रोसेस से पॉलीसाइक्लिक रिलीफ्स या मल्टी स्टोरीड वैलीज बनती हैं, जहां एक ही घाटी में आपको अलग अलग इरोशन साइकिल्स के फीचर्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चेंजेस और उनके असर को डिटेल में समझ लिया है। अब चलिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं, पूरी पिक्चर को एक कंपैरेटिव व्यू में, ताकि बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। ये टेबल इस पूरे टॉपिक के लिए एक परफेक्ट रिवीजन टूल है। चलिए दोनों सिनेरियोस को कंपेयर करते हैं। प्रोसेस के अंतर्गत
पॉजिटिव चेन से सबमर्जेंस और एग्रीडेशन होता है, जबकि नेगेटिव चेन से इमर्जेंस और रेजुवेनेशन होता है। रिवर एनर्जी पॉजिटिव चेंज में कम हो जाती है और नेगेटिव में बढ़ जाती है। डोमिनेंट एक्शन पॉजिटिव चेंज में डिपोजिशन है और नेगेटिव में वर्टिकल इरोशन। इरोशन साइकिल पॉजिटिव चेन से छोटा हो जाता है, जबकि नेगेटिव चेन से लंबा हो जाता है। और आखिर में की लैंड फॉर्म्स बिल्कुल अलग हैं। पॉजिटिव चेन से एस्चुरीज और फ्लड प्लेन्स बनते हैं, जबकि नेगेटिव चेन से टेरेसेस और निक पॉइंट्स बनते हैं। तो सारी बात का सार यह है कि एक रिवर वैली में मौजूद लैंड फॉर्म्स उसके बेस लेवल की पूरी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि कब सी लेवल ऊपर गया और कब नीचे। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर एक रिवर का बेस लेवल उसके अतीत की चाबी है, तो वो हमारे प्लेनेट के भविष्य के बारे में क्या बता सकता है? आज जब हम क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल राइज की बात करते हैं, तो क्या हम इस समझ का इस्तेमाल दुनिया की नदियों और कोस्टल एरियाज के भविष्य का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं? ये एक सवाल है जिसके साथ मैं आपको छोड़ता हूं। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।